हेलो दोस्तों, अभय डिफेंस में आप सभी को स्वागत है। जय हिंद। बहुत दिनों बाद ये वीडियो पड़ रही है। दरअसल थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि हमारा कनक्वेयर 100 का ग्रुप चल रहा है, तो उसकी काफ़ी वर्कलोड ज़्यादा था, क्योंकि उसमें कनक्वेयर के लिए टेस्ट बनाना और टेस्ट के बाद टेस्ट की कॉपीज़ को रिव्यू करना और डेटा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया था, तो उसके डेटा को हैंडल करना और उनको कलेक्शन करना और प्रोसेस करना, सारी चीज़ों को करना। और अभी भी रिजल्ट के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, फिर आगे स्क्रीनिंग के लिए, मतलब काम बहुत ज़्यादा है। और आप सभी जानते हो, द सिंगल पर्सन हैंडलिंग एवरीथिंग, एंड दैट इज मी। ठीक है, सब कुछ देख रहा हूँ, तो वही थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा डिले है। बट आई विल ट्राई कि अब वीडियो रेगुलरली आए। ठीक है, तो इसके लिए, इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, बट वी विल ट्राई कि अब अगेन रेगुलर पे आए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और हाँ, बहुत लोग हमारे DWCA के करंट अफेयर की 3rd वीक की बात कर रहे थे, तो देखिए 3rd एंड 4th वीक की वीडियो हम सीक्वेंस में ही लेके आएंगे और बहुत जल्दी ही आने वाली है। जैसे ही हमारा ये थोड़ा सा ये ज्योग्राफी वाला होता है, कॉन्क्वेयर का थोड़ा सा प्रोग्राम होता है, वैसे ही हम ये 3rd एंड 4th वीक की वीडियो तुरंत लेकर आएंगे DWCA की। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर की शुरुआत। अपने आज हमारी ज्योग्राफी की जो क्लास है, उसमें अर्थक्वेक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अर्थक्वेक में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम पढ़ रहे थे, तो उस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने अर्थ की जो इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है, हमने उसको पढ़ लिया था। तो अब इंटीरियर ऑफ स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ लिया था एनसीईआरटी के बेसिस पे, अब अर्थक्वेक, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर जब द अर्थ ने देखा था, तो उसी इंटीरियर में से ही हमारे अर्थक्वेक भी आते हैं, उसी इंटीरियर से वोल्केनोज भी आते हैं। तो वन बाय वन हम इन दोनों को देखेंगे। ठीक है, सब चीजों को देखेंगे, तो ये वीडियो अर्थक्वेक को एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, चलिए, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं ये कहूंगा, ये दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ आवर फ्री जिद बैच, दैट इज द फ्री जिद बैच फॉर सीडीएस एंड सीएपी ऑफ एस्पिरेंट्स। ठीक है, और ये जीएस की है। हमारी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगी सारी जीएस की। ठीक है, अभी पॉलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है और ज्योग्राफी चल रही है। ठीक है, तो अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपका ठीक ठाक आपको इस पर्टिकुलर क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्थक्वेक, देखिए अर्थक्वेक जैसे कि हम सभी जानते हैं, इज नथिंग बट द शेकिंग, मतलब हिल जाती है अर्थ। अब अर्थ हिलती है, तो अर्थ क्यों हिलती है? अर्थ क्यों हिलती है? तो अर्थ ऐसे नहीं अर्थ हिलती है, क्योंकि अंदर से कोई एनर्जी होती है जो उसे हिलाती है। मतलब ये देख रहे हैं ना, अर्थ हिलती है और फिर उसमें कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो क्रैक्स ऐसे नहीं आते हैं, वो कोई शेक इसीलिए होता है क्योंकि कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होती है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो वो एनर्जी क्यों होती है? ठीक, तो वो एनर्जी दरअसल यही एनर्जी वेव्स को जनरेट करती हैं। ये वेव्स, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से एनर्जी हो रही है और ये वेव्स के रूप में इधर ऊपर नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, इधर उधर ऑल डायरेक्शंस में एनर्जी जा रही है वेव्स में। तो वेव्स एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, जनरेट करती है वेव्स, और यही वेव्स ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं और हमें एज अ अर्थक्वेक फील होता है। ठीक है, अर्थक्वेक फील होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ऑल डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज होती है एज अ वेव्स। ठीक है, अब ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये अर्थक्वेक है। ठीक, ये तो आपको फॉर्म दिख जाएगा कि कैसे क्रैक्स हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका एनर्जी यहाँ पे ये फोकस है। ठीक, अब ये फोकस क्या होता है? देखिए, वेव्स जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, मतलब जहां से अर्थ के अंदर का इंटीरियर का वह पार्ट जहां पे सबसे पहले एनर्जी क्रिएट हुई। ठीक, एनर्जी क्रिएट हुई, तो वो पार्ट फोकस कहा जाएगा। ठीक, जस्ट उसके ऊपर का पार्ट एपिसेंटर कहला जाएगा। ठीक, फोकस को ही हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, मतलब ये हाइपोसेंटर भी हो सकता है, इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। जस्ट इसी के ऊपर का पार्ट, जैसे कहते हैं पॉइंट ऑन द सरफेस नियर टू द फोकस और डायरेक्टली अबव द फोकस। तो फोकस ये है, तो फोकस के डायरेक्टली अबव क्या होगा? एपिसेंटर आपका इज द एपिसेंटर, जहां एनर्जी फर्स्ट फील होती है। तो पहले एनर्जी अर्थ के जिस सरफेस में पहले फील होगी उसे एपिसेंटर कहेंगे। ठीक है, और डायरेक्टली ये अबव द फोकस होगा। ठीक, यहां फोकस से क्या है? एनर्जी रिलीज होगी
ठीक, जहां पे एनर्जी बनेगी और सबसे पहले फील कहाँ होगी, एपिसेंटर में सबसे पहले फील होगी। ठीक है, ये सरफेस का, अर्थ के सरफेस का पार्ट होगा। ठीक है, तो फोकस के जस्ट ऊपर, डायरेक्टली ऊपर क्या होगा, एपिसेंटर होगा, जहां पे सबसे पहले फील किया जाएगा और जहां से एनर्जी रिलीज होगी वो फोकस होगा और एपिसेंटर में पहले फील की जाएगी। ये डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, ये अब ये देखिए, एनर्जी जो अंदर जनरेट होती है और वेव्स के डायरेक्शन में, हर जगह डायरेक्शन में जाती है वेव्स के रूप में, वो जब कोई चीज ऐसे 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 जा रही है, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना। तो वो कहां से निकलेगी, जहां पे फॉल्ट्स होंगे। ये देखिए, यहाँ फॉल्ट्स हैं, यहाँ फॉल्ट्स हैं, तो अब यहाँ से एनर्जी, क्योंकि कोई चीज, अगर किसी चीज को आप बंद करके रखो, ऐसे ऐसे हमने किसी को बंद करके रख दिया है और ये अंदर मतलब एनर्जी मतलब दब रही है, तो ये कोशिश करेगी ना, ये वहीं पे निकलेगी, रास्ता ढूंढने लगेगी कहाँ से बाहर का रास्ता है। तो फॉल्ट लाइन वो लाइन है, वो लाइन होगी जहां से ये एनर्जी रास्ता देख के बाहर निकल जाएगी और अर्थक्वेक के रूप में नीचे हिलने लगेगी। ये पूरा इसका है। तो रिलीज कर कहाँ पे होता है, अलोंग द फॉल्ट। रिलीज ऑफ द एनर्जी अकर अलोंग द फॉल्ट। ठीक है, और एनर्जी वेव्स के डायरेक्शन में सभी डायरेक्शन जाती है और जहां पे एनर्जी रिलीज होती है वो फोकस होता है अर्थ में, फ्रॉम वेयर द एनर्जी रिलीज। और पॉइंट ऑफ द सरफेस जहां पे डायरेक्टली ये फोकस के ऊपर होगा, जहां पे एनर्जी पहले सरफेस में फील की जाएगी, वो एपिसेंटर होगा। सभी अर्थक्वेक जो होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं लिथोस्फेयर में। बिल्कुल लिथोस्फेयर, मैंने जब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था, उसे बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में जो तुम्हारा लिथोस्फेयर है वो 200 किलोमीटर के विथिन में ही होगा। ठीक, तो 200 किलोमीटर के विथिन में ही सारे आपको अर्थक्वेक की फील महसूस होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, सारे नेचुरल अर्थक्वेक, ये स्टेटमेंट एज इट इज उठ के आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि नेचुरल अर्थक्वेक जितने भी टेक प्लेस होते हैं वो लिथोस्फेयर में ही होते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई अर्थक्वेक आता है, इसका हाइपोसेंटर कैसे होता है, फॉल्ट से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मतलब फॉल्ट के थ्रू ही एनर्जी सरफेस पे पहले आती है। ठीक, अब हम देखते हैं अर्थक्वेक के मेजर कैसे होता है, क्योंकि स्पेस सीडीएस में आपके एक क्वेश्चन आ चुका है 2025 में, 2025 में आ चुका है। तो मेजर इसमें सिस्मोग्राफ से करते हैं। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए दो हैं, एक मैग्नीट्यूड में मेजर करते हैं और एक इंटेंसिटी में मेजर करते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे इंटेंसिटी आपने सुना होगा कि जनरल टर्म में सुना होगा आपने इंटेंसिटी, कि भाई तेरी इंटेंसिटी ज्यादा है तो बहुत इंटेंसिटी से काम करता है, मतलब इंटेंसिटी मतलब इफेक्ट। तो क्या हो गया, इंटेंसिटी मतलब इफेक्ट, तेरा इफेक्ट ज्यादा है, तेरा इफेक्ट ज्यादा है काम करने का। तो इफेक्ट ऑफ डैमेज, जो अर्थक्वेक ज्यादा डैमेज करता है उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। तो इंटेंसिटी को मेजर किस में करते हैं हम, इंटेंसिटी मर्केल स्केल में करते हैं, 1 to 12 मर्केल में करते हैं, मर्केली में करते हैं। ठीक, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब कि साइज क्या है अर्थक्वेक का, मतलब कितने एरिया में वो एक्सपैंड करा है, फील किया गया है। और इंटेंसिटी क्या होगा, कितना उसने डैमेज किया है। इंटेंसिटी मतलब कि वो कितने रेक्टर स्केल का है। रेक्टर स्केल कहते नहीं है कि 7.3 रेक्टर स्केल का, जितनी ज्यादा रेक्टर स्केल का उतना ज्यादा वो तबाही मचाएगा, जितना ज्यादा तबाही उतनी डैमेज और उतनी ज्यादा इंटेंसिटी कही जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इफेक्ट ज्यादा इफेक्ट करेगा तो मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होगा। ठीक, इंटेंसिटी सॉरी ज्यादा होगी और मर्केल स्केल में उतना ही ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड क्या है, रिक्टर स्केल में मापा जाता है, जितना ज्यादा साइज का होगा उतना ज्यादा रिक्टर स्केल होगा। ठीक, याद रखिएगा। अब ये अर्थक्वेक की वेव दो तरह की होती हैं, एक बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। अब जब हमने अर्थक्वेक देख लिया, ये हमने वेव्स देखा है, तो ये वेव्स दो तरह की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव, एक होती है सरफेस वेव। ठीक, ये याद रखना है आपको। तो पहले एक एक करके हम दोनों वेव जान लेते हैं। अब ये इसी वेव में ही, बॉडी वेव में ही दो तरह की वेव मिलेंगी, इसी सरफेस वेव में भी आपको दो तरह की वेव मिलेंगी। यहाँ आपको एक पी वेव मिलेगी, एक एक्स वेव मिलेगी। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव होगी, एस मतलब सेकेंडरी वेव्स होगी, जिसे पी वेव्स और कहते हैं। ये यहाँ लव वेव्स होंगी, एक रिले वेव्स होंगी, इस तरह की वेव्स होगी। तो बॉडी वेव्स दरअसल हैं क्या, यही तो वेव्स है ना, यही तो वेव्स है ना। तो इनमें बॉडी वेव्स दरअसल हैं क्या, तो बॉडी वेव्स कुछ नहीं है, दीज आर एक्चुअली, कि जो आप फोकस देख रहे हो ना, ये फोकस, यहां से जो एनर्जी निकलती है, ठीक, और वो ट्रांसवर्स करती है। ट्रांसफर मतलब समझते हो, ट्रांसफर मतलब होता है कि आपकी जो एनर्जी है, वेव है, वो यहाँ पे ऐसे मूव कर रही है। ठीक, और वाइब्रेट जो पार्टिकल हैं वो उसके पैरेलल ही मूव कर रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्स मोमेंट होता है। ठीक, से बॉडी ऑफ द अर्थ ट्रैवल ओनली इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब ये जो बॉडी वेव्स हैं वो केवल अर्थ के इंटीरियर में ही ट्रैवल करती हैं, एक चीज याद रखना है। ठीक है, और ट्रांसवर्स इनका मोमेंट होता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इनके दो पार्ट हैं। पहला क्या आता है, ये पहला क्या है, ये कहां से जनरेट होती हैं, तो ये फोकस मतलब अर्थ के अंदर से ही जनरेट होती है और अर्थ के अंदर ही रहती हैं ये।
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बाहर नहीं आएंगी। तो प्राइमरी वेव्स क्या है? प्राइमरी वेव्स, बॉडी वेव दो तरह की है ना, मैंने बताया था ना, पी और एस, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स क्या है? देखिए, इन जो पी वेव्स और एस वेव्स है, जो आगे भी आपको मिलेगा, ये लव वेव्स और रेली वेव्स मिलेंगी, इनमें आपको बस तीन चीजें याद रखनी है। एक तो इनका मोमेंट कैसा है, मतलब इनका मोमेंट लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक, ये पूछ सकते हैं। प्लस इनकी स्पीड कितनी है, कंपैरिजन में इसकी स्पीड पूछ सकते हैं। प्लस ये पूछ सकते हैं कि किस मीडियम से ये फ्लो कर सकते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस मीडियम से ये फ्लो कर सकते हैं। ये 3 से 4 चीजें आपसे इन वेव्स में, जो पर्टिकुलर बॉडी एंड सरफेस वेव्स हैं, इनके जो सब पार्ट हैं, उनके बिहार, उनके मतलब उनके बेसिस में ये सारी सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्राइमरी वेव्स में क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल मूव करता है। अब लॉन्गिट्यूडनल मूव कौन सा होता है इसका, प्राइमरी वेव्स का? मतलब जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी वेव्स है, ठीक, ये क्या कर रही है, ये वाइब्रेट करती है पैरेलल टू द वेव की डायरेक्शन। मतलब मान लीजिए वेव यहाँ फोकस है, ये फोकस है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, ठीक, और वेव ऐसे ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक। तो अब जो पार्टिकल है ना, अर्थ के अंदर भी तो पार्टिकल है ना, वो वाइब्रेट करेंगे इसी के पैरेलल ही। तो ये जो पी वेव्स जब चलती है ना, पार्टिकल भी इनके पैरेलल ही मूव करते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, ये लॉजिक याद रखिएगा। इसी लॉजिक से ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सीडीएस के 2025 वाला, ठीक, वेव के डायरेक्शन वाला। अब पी वेव्स की स्पीड फास्टर है देन एस वेव्स। अब याद रखिएगा, पी वेव सबसे फास्टेस्ट इसकी स्पीड होती है अदर 3 वेव से, ठीक है, और ये ट्रैवल कर सकती है ऑल मीडियम से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक, इसलिए पी नंबर 1 पे है। अब सेकेंडरी वेव्स, और ये पी वेव किसका पार्ट है? बॉडी वेव का पार्ट है, याद रखिएगा। इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से याद रखिएगा। मूव ट्रांसवर्स, पी वेव भी ट्रांसवर्स ही मूव करती है, ठीक। कैसे? अब पार्टिकल जो यहाँ पे होते हैं ये वाइब्रेट करेंगे पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, यहाँ पैरेलल कर रहे हैं वेव डायरेक्शन के, ये परपेंडिकुलर करेंगे, मतलब ये वेव चल रही है, ठीक, इसके परपेंडिकुलर करेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर करेंगे। इससे क्या होगा, देखो, ये जो वाइब्रेट जो करते हैं पार्टिकल, वेव की डायरेक्शन के पैरेलल करें, परपेंडिकुलर करें, इनसे क्या होगा, इम्पैक्ट और इसका इफेक्ट मैटर करता है, मतलब इफेक्ट इन्फ्लुएंस होगा। अब ये जो पैरेलल हो रहा है ना, ये स्ट्रेस डालेगा, जो मैटर है ना, जो मटेरियल अंदर अर्थ के है ना, उनमें स्ट्रेस डाल देगा। जब स्ट्रेस डाल देगा तो उनकी स्ट्रक्चरिंग में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगे, ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ज्यादा डीप में मत जाइए, इतना याद रखिए, इनसे इंपैक्ट यही होता है, ठीक है। स्पीड इनकी स्लोअर देन पी वेव से, बाकी इनकी एल वेव्स और एल वेव्स से ज्यादा ही होगी, और ओनली कैन पास थ्रू द सॉलिड मीडियम से, ठीक है। अब सरफेस वेव का क्या है? सरफेस वेव जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे अर्थक्वेक की 2 वेव्स हैं, एक बॉडी वेव्स और एक सरफेस वेव। सरफेस वेव क्या है? तो सरफेस वेव क्या है? सरफेस वेव्स हैं जो ओरिजिनेट होती हैं इंटरेक्शन, इनका इंटरेक्शन होता है किससे? ये सरफेस वेव्स हैं, ठीक, मतलब सॉरी, ये अंदर ही अंदर क्या थी? बॉडी वेव्स, अंदर बॉडी में, अर्थ की बॉडी में अंदर ही सर बॉडी वेव्स थी। अब बॉडी वेव्स जो थी, मान लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये फोकस है, यहां से बॉडी वेव्स निकल रही हैं, ठीक, ये बॉडी वेव्स है। अब हुआ क्या, इन बॉडी वेव्स से का इंटरेक्शन हो जाएगा जब अर्थ में सरफेस पे आने से पहले, इनका इंटरेक्शन से क्या होगा, एक नई वेव जनरेट हो जाएगी जिसे सरफेस वेव कहेंगे। तो सरफेस वेव का जो जनरेशन होगा वो किससे होगा? आपके बॉडी वेव के इंटरेक्शन से विद सरफेस। जब सरफेस में बॉडी वेव इंटरेक्ट करेंगी ना, सरफेस में जब बॉडी वेव इंटरेक्ट करेंगी तो सरफेस वेव बन जाएंगी, ठीक, ये याद रखिएगा। अलोंग द अर्थ सरफेस रिकॉर्डेड लास्ट ऑन सिस्मोग्राफ, मतलब ये जो एस वेव्स हैं ये लास्ट में रिकॉर्ड की जाती है, एंड दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन बॉडी वेव्स। याद रखिए इस पर्पस में कि जो बॉडी वेव्स हैं वो लेस डिस्ट्रक्टिव हैं कंपेयर टू सरफेस वेव्स, ठीक, याद रखिएगा। तो इनका मोमेंट देखिए, क्योंकि एस वेव्स में भी 2 तरह की वेव्स हैं, एक एल वेव्स और एक है आर वेव्स, रिले वेव्स, ठीक है। तो ये इनका भी वही ट्रांसफर्स है, ठीक है, मोमेंट इसका भी। इनका देखिए रिले वेव्स का बोथ है, वो ट्रांसफर्स भी करेगा और लॉन्गिट्यूडनल भी करेगा, मतलब पी वाली जो है उसके इक्वल भी करेगा, और एस की, दोनों की फीचर इसके पास केवल एस वाला फीचर है, ठीक। स्पीड स्लोअर देन एस वेव्स, फास्टर बट फास्टर देन रिले वेव्स, मतलब इससे ज्यादा फास्ट है, तभी तो सीक्वेंस में रखा है, और पास थ्रू ओनली सॉलिड मीडियम। इसका देखेंगे स्लोअर है देन एल वेव्स,
बाकी सबसे लास्ट में सबसे स्लोअर है, और फास्ट कर सकता है इन द सॉलिड में फास्ट है और लिक्विड में स्लो है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब हमने ये देख लिया कि इनकी वेव्स की टाइप क्या है, मेजर कैसे होता है, कैसे आती हैं, कैसे सब सारी चीजें देख ली। अब हम, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ में जितनी भी जगह है, आपको पता है सब जगह अर्थक्वेक फील नहीं होता है। ऐसे बहुत से एरिया हैं जहां पे आपको अर्थक्वेक डिटेक्ट नहीं की हो पाएगा। तो ऐसे एरिया जहां पे अर्थक्वेक डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, दैट इज द शैडो। वो शैडो बन जा रहा है। किस चीज का शैडो बन जा रहा है? दैट इज शैडो ऑफ द अर्थक्वेक। तो इट इज द एरिया, ये एरिया है अर्थ के सरफेस में वेयर सर्टेन अर्थक्वेक्स की जो वेव्स हैं डिटेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब जैसे मैंने बताया, तो ये अर्थक्वेक जो डिटेक्ट नहीं होता है वो एस एंड पी वेव्स के बेसिस पे ही किया जाता है कि एस एंड पी वेव्स कहाँ हो रही हैं। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे यही याद रखना है कि एस वेव्स, जब ये पूरा अर्थ है तो अर्थ में ये पूरा आपको देखने को मिलेगा कि ये डिग्री है। ठीक, तो 100 एंड, आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा ये माइनस प्लस में है, ये 105 कर लीजिए। ठीक है, और ये 145 कर लीजिए, वो काट के 145 ही रखिएगा। ठीक है, दोनों तरफ, और ये 105 है। ठीक, याद रखिएगा दोनों तरफ। ठीक, इसमें भी यही कर लीजिए 105 दोनों तरफ डिग्री। ठीक, अब देखिए, आप देखेंगे तो जो एस वेव है वो कहाँ नहीं मिलेगी, वो आपको 105 डिग्री के आसपास नहीं मिलेगी, मतलब उसके बियॉन्ड नहीं मिलेगी। एस वेव, नोट, एस वेव का जो आपको दिखेगा शैडो, वो मिलेगा ऑलमोस्ट आपको विथ इन द 100 डिग्री 5 एपिसेंटर डिटेक्ट बोथ, इतना, मतलब यहां से इतना आपको बोथ दिखेंगी, पी वेव्स और एस वेव दोनों दिखेंगी। लेकिन इसके बियॉन्ड जब जाएंगे तो आपको एस वेव्स नहीं दिखेंगी, एस वेव नहीं दिखेंगी, पी वेव्स दिखेंगी। पी वेव कितने कितने बीच में दिखेंगी? तो पी वेव दिखेगी 105 ऊपर, तो विथ इन द 105 डिग्री तो दिखेगी दिखेगी, लेकिन 105 और जो 145, ये यहाँ पे पी वेव्स भी दिखेंगी, मतलब पी वेव्स यहाँ तो दिख ही रही हैं, यहाँ तो पी और एस दोनों ही दिख रही हैं, यहाँ पे पी भी दिखेगी लेकिन एस नहीं दिखेगी, एस नहीं दिखेगी, क्योंकि ये देखिए एस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए आपको ये एस दिखेगी। तो ये पी का शैडो एरिया केवल इतना है, इतना है। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। अब ये चीज देखिए वहीं पे लिखा है, ये बियॉन्ड द 145 डिग्री ओनली पी वेव्स आर रिकॉर्डेड। देखा मैंने, बियॉन्ड 145 डिग्री के आप जाओगे तो केवल पी वेव्स ही रिकॉर्ड होंगी, उसके अलावा और कोई नहीं होंगी। ठीक है, द जोन बिटवीन द 105 एंड 145 डिग्री के शैडो जोन फॉर बोथ। ठीक, 105 एंड 45 ये दोनों का शैडो जोन है, मतलब ना यहाँ पे पी वेव्स नहीं मिलती हैं और ना एस वेव, दोनों ही नहीं मिलती हैं। ठीक, नोट द एस वेव्स शैडो जोन कवर द लार्ज एरिया। बिल्कुल, ये देखो एस वेव्स है, इसका शैडो जोन सबसे ज्यादा है, पी वेव्स का देखो इतना छोटा ही सही है। ठीक है, तो ये चीजें वही है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि भाई इंडिया में कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आता है, और सिस्मिक जोन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पे सबसे ज्यादा आता है। ये एग्जाम में बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये ग्राफ देख लीजिएगा, इंडिया को ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 4 जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक, 4 जोन में, और नाम हल्के हालांकि उनका चेंज हो जाता है कि 1 2 3 4 4 जोन है, एक जोन 2, एक जोन 3, एक जोन 4, एक जोन 5, ऐसे रखा गया है। ठीक है, ऐसे रखा गया है, ऊपर का एक जोन हटा दिया गया, वो 5 में है। जो सबसे ज्यादा जोन 5 वाले एरिया हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, वेरी हाई रिस्क जोन है, एंड द एरिया लाइजेबल टू शेकिंग इंटेंसिटी ऑफ ऑलमोस्ट, इससे ज्यादा। तो ये देख लीजिए, आपको नॉर्थ ईस्ट पूरा है, उत्तराखंड और हिमाचल रीजन है, ये देखिए ये गुजरात का कच्छ रीजन, तो ये सारे जोन 5 में आते हैं। आपको याद रखना है कि आपका एरिया कौन से जोन में आ रहा है। देखिए राजस्थान मध्य प्रदेश का एरिया आपको जोन 2 में दिख रहा है, लो रिस्क जोन, मतलब यहाँ पे आपको अर्थक्वेक कम मिलेंगे। ये पूरा एरिया देख लीजिए लो रिस्क जोन है। अब जोन 3 मॉडरेट रिस्क पे कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश का जो लोअर प्लेन्स हैं आपको वहां पे देखिए पूरा ये येलो में है। ठीक, तो लोअर रिस्क में है। अब जोन हाई रिस्क जोन कौन से हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में जो आप जब अपर हिल्स के जब जाएंगे, फुट हिल्स देखेंगे, माउंटेन्स के जो फुट हिल्स एरिया हैं वहां पे देखेंगे तो आपको
हाई रिस्क जोन दिखेगा, ठीक है, तो ये वहां पे है, ठीक है, तो इस हिसाब से इसको देख लीजिएगा। और ये देखिए डेटा है कि 59 ऑलमोस्ट 60% ऑफ द लैंड जो इंडिया का है इज अ लायबल ऑफ द सिस्मिक हैजार्ड जोन, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हमने इंडिया का तो देख लिया कहाँ कहाँ है, अब डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड का भी देखना जरूरी है कि भाई वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कितना कितना है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड में जब आप देखोगे तो आपको एक मिलेगी रिंग ऑफ फायर, ठीक है, जो पैसिफिक ओशियन में है, ठीक, एक आपको मिड ओशियन रिजेस देखने को मिलेगी, ठीक है, एक मिड ओशियन रिजेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक, और एक आपको ये अल्पाइन वाला देखने को मिलेगा, ये अल्पाइन वाला है, ये अल्पाइन वाला है। तो ये सारी प्लेटें आपको देखने को मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो इन रीजन्स में कहाँ होता है अर्थक्वेक, आता है वर्ल्ड में, ठीक, मिड ओशियन रिजेस मतलब अटलांटिक ओशियन, जैसे मैंने बताया ये अटलांटिक ओशियन है, और अल्पाइन हिमालय सिस्टम एंड पैसिफिक ओशियन रिंग ऑफ फायर, मैंने बताया ना रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब अर्थक्वेक जो है इन मिड ओशियन रिजेस में, जो मिड ओशियन रिजेस में जो अर्थक्वेक आते हैं वो अटलांटिक में आर शैलो हैं, मतलब ये शैलो हैं। शैलो का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक आते हैं वो इतनी इंटेंसिटी के नहीं आते हैं, इतनी पावर के नहीं होते मिड ओशियन रिजेस में। लेकिन वहीं आप अगर अल्पाइन में देखेंगे और पैसिफिक में देखेंगे, ये रिंग ऑफ फायर और अल्पाइन, यहाँ पे सबसे ज्यादा डीप सीटेड आते हैं, और सबसे ज्यादा तो यहाँ आते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर में वोल्केनो और अर्थक्वेक, इनके लिए तो ये आपको पूरी समझ से हॉटस्पॉट हैं, ये हॉटस्पॉट हैं, देख लीजिए सबसे मोटे मोटे हॉटस्पॉट आपको यहीं मिल रहे हैं, ये देखिए, इनको देखिएगा, ये मैप लगाया है मैंने, ठीक है। और इनका रीजंस है प्लेट टेक्टोनिक, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको, आगे नेक्स्ट चैप्टर में है तो सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। आप काम कीजिएगा, क्वेश्चन इसके पीवाईक्यू उठाइएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद अर्थक्वेक के ऑलमोस्ट हर अल्टरनेटिव ईयर्स में पीवाईक्यूज आते हैं, आप जाइए, ठीक है, पीवाईक्यू को उठाइए और देखिए आपके पीवाईक्यू अब सॉल्व होंगे, ठीक है। ट्राई कीजिएगा। जय हिंद। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।